जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं, ठीक है। और इसी मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कब कहाँ से पढ़ रहे हैं? डिक्लाइन ऑफ मुगल से, यानी कि 1707 ईस्वी से। और हम इसको दो पार्ट में आपसे शेयर किए थे कि पढ़ेंगे 1707 से 1857 तक, और फिर एक फेज होगा 1857 से 1947, यानी अपने देश के आज़ादी तक, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहला कि 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु होती है और वहीं से धीरे धीरे मुगल का पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर 1857 तक मुगल पूर्ण रूप से समाप्त, और यहाँ से ब्रिटिश का हुकूमत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। तो इस चीज़ को भी हम दो फेज में देखेंगे, बहुत ईजी। शुरुआत हमने पिछले रोज करा था औरंगजेब की मृत्यु से, ठीक है, जहाँ पर कि हमने औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम को देखा, ठीक है। और अभी बढ़ते हुए हम कहाँ पहुँचे? फर्रुखसियर के पास, ठीक। इससे पहले हमने देखा कि फर्रुखसियर से पहले कौन शासक था। तो अगर आपको याद होगा तब तो अच्छी बात है कि फर्रुखसियर से पहले कौन शासक था। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप मुझे कमेंट करेंगे कि फर्रुखसियर से पहले कौन शासक था, ठीक है। और एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि फर्रुखसियर को शासन दिलाने में किसका सहयोग रहा। तो आपने एक टर्म सुना होगा, सैयद ब्रदर्स का नाम सुना होगा। ये बहुत फेमस है और इनको सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर की भी उपाधि दी गई है। आपसे एक रिक्वेस्ट और भी होगा कि बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को समझने के लिए, जानने के लिए आप क्या करेंगे, पहले प्लेलिस्ट से जाकर के जो पहला वीडियो है उसे देख लेंगे, ठीक है। और एक सीरीज में पढ़ेंगे तो आपके पास एक बेहतर कंटेंट होगा। मैंने पिछले रोज भी कहा था कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हीं को ख्याल में रखते हुए मैंने ये टॉपिक आपके साथ समराइज करा है, ठीक है, और उसे अब शेयर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्रुखसियर के शासनकाल को, ठीक है। फर्रुखसियर से पहले कौन था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने ये चीज पिछले वीडियोस में आपको पढ़ा रखा है, ठीक। बात आती है फर्रुखसियर की। तो फर्रुखसियर से पहला क्वेश्चन बनता है कि फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? घृणित कायर के नाम से। अगर कोई वर्ड कहीं कट भी जाता है तो मैं उस चीज को बोल रहा हूं तो आप इस चीज को नोट भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सीखना है तो ये कोई इश्यू नहीं है कि ये वर्ड कट गया सर, ये वर्ड नहीं आता है सर, ठीक है। साफ दिखना चाहिए और साफ आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। अब ध्यान देंगे कि जैसे ही फर्रुखसियर मुगल शासक बनता है, ठीक है, कब? 1713 ईस्वी में। और कब से कब तक रहेगा? तो 1713 से 1719 तक रहेगा, ठीक है। इसने पहला काम किया शासन संभालने के बाद, इसने निजामुल मुल्क, और निजाम उल मुल्क को ही किसके और नाम से जाना जाता है? चिनकिलीज खां। यानी कि चिनकिलीज खां जो था उसी को हम निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी निजाम उल मुल्क में और कभी चिनकिलीज खां में। ये दोनों दो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति, जैसे एक ओरिजिनल नेम होता है, एक निक नेम होता है, तो ठीक इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। फर्रुखसियर ने पहला काम किया शासन संभालते ही कि जो दक्षिण के 6 सूबे थे उनका नाम भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो दक्षिण के 6 सूबे थे उनकी सूबेदारी सौंप दी किसको? निजाम उल मुल्क को। और आगे चलेंगे तो आप पढ़ेंगे भी, यही निजाम उल मुल्क खुद को स्वतंत्र घोषित करता है और अपने आप को पहला हैदराबाद का निजाम बन के आता है। वो चीज हम पढ़ेंगे आपसे जब धीरे धीरे मुगल का डिक्लिनेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। और जब स्वतंत्र राष्ट्र हम पढ़ेंगे तो वहां पे कौन कौन सा राष्ट्र कब अलग हुआ और कौन कौन उसके अधिकारी बने, ये सभी चीजें इन डिटेल हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरा काम इसने क्या किया कि जो भरतपुर के शासक थे, कौन? चूड़ामन जाट। कौन थे? चूड़ामन जाट, ठीक है। तो चूंकि फर्रुखसियर को शासक किसने बनाया था? सैयद ब्रदर्स ने। तो सरकार चलाने का जो अधिकार था या फिर सरकार पे बहुत ज्यादा प्रभाव भी किसका था? सैयद ब्रदर्स का था। इसलिए था क्योंकि ये एहसानमंद भी था, इसको शासन दिलाने, सत्ता दिलाने का काम ही यही करे थे, ठीक है। सैयद ब्रदर्स कौन थे? तो ये दो भाई थे जिनको इतिहास में किंग मेकर के नाम से भी जाना गया है, ठीक है।
और मैंने सैयद ब्रदर्स के बारे में आपको बताया कि बड़ा भाई हुसैन अली खां था, छोटा भाई का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप पीछे की वीडियोस को कितना इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो चूड़ामन जाट थे कहाँ के, भरतपुर के, ठीक है, उनसे जो सैयद ब्रदर्स थे उन लोगों ने मित्रता कर ली, क्योंकि जब तक एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे अपना साम्राज्य क्या होगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। और वैसे भी धीरे धीरे उस समय मुगल क्या था, कमजोर स्थिति में पहुंच रहा था, क्योंकि तुरंत तुरंत शासक का बदलना, ठीक, तो ये एक स्थिति थी मुगलों के कमजोर होने की। तीसरा काम क्या हुआ कि उस समय जो राजस्थान था वो दो पार्ट में बटा हुआ था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि एक था मारवाड़ और एक था आमेर, ठीक है। मारवाड़ को ही जोधपुर के नाम से जाना गया। तो जो मारवाड़ के सूबेदार थे कौन, अजीत सिंह, ठीक है, इन पर आक्रमण किया किसने, इस सैयद ब्रदर्स ने, ठीक है। और आक्रमण करके जो इनकी बेटी थी, किनकी, अजीत सिंह की, ठीक है, इनकी बेटी की शादी किससे करा दी इसने, फर्रुखसिर से। किससे करा दिया, फर्रुखसिर से। इस चीज से फर्रुखसिर थोड़ा और भी खुश हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि क्या हुआ कि 1716 ईस्वी में गुरुदासपुर युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में फर्रुखसिर ने, जो बंदा बहादुर था, अब पहले यहां जान लेते हैं आप कि बंदा बहादुर कौन था। तो मैंने आपको बताया था कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत करी, ठीक है, और वहीं से चूंकि गुरु गोविंद सिंह के साथ 1707 में बहादुर शाह प्रथम के साथ एक मेल मिलाप की नीति अपनाई गई थी। चूंकि बहादुर शाह प्रथम के बारे में मैंने जब आपको बताया तो वहां मैंने बताया कि वो मेल मिलाप को प्रमोट करना चाहता था और सबसे शांति बहाल करना चाहता, ठीक है। तो उसने गुरु गोविंद सिंह से एक संधि करा था, लेकिन 1708 में ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ में हो गई। पिछले वीडियोज में ये चीज मैंने मेंशन भी करा है, ठीक। जैसे उनकी मृत्यु के बाद अगला बना उत्तराधिकारी कौन, बंदा बहादुर, ठीक है। और बंदा बहादुर से भी उन लोगों ने संधि करना चाहा, लेकिन बंदा बहादुर ने इस चीज को इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया और इनकार करने के साथ साथ 1709 ईस्वी में, मैंने पीछे में बताया भी आपको कि 1709 ईस्वी में बंदा बहादुर उल्टा आक्रमण भी कर दिया, ठीक है। तो अब जब आक्रमण कर दिया और चंद्रपुर जो जगह था उस पर अपना अधिकार भी कर लिया। अब देखिए जब ऐसा हो गया तो इसके बाद अब बंदा बहादुर तो हो गया निशाने पे, ठीक। तो फर्रुखसिर ने क्या किया कि 1716 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा, जिसको गुरदासपुर के युद्ध के नाम से जाना गया। किसके किसके बीच लड़ा गया, तो फर्रुखसिर और बंदा बहादुर के बीच, ठीक है। इस युद्ध में बंदा बहादुर को फर्रुखसिर ने बंदी बना लिया और बंदी बना करके कहां ले गया, ले गया इनको दिल्ली, ठीक है। और जब दिल्ली ले गया तो दिल्ली ले जाकर के ही और बंदा बहादुर की हत्या कर दी, यानी कि बंदा बहादुर की कहानी खत्म हो गई कब, 1716 ईस्वी में, ठीक है। बंदा बहादुर कौन था, तो एक तो सिख विद्रोह के नेता भी थे, और आपको मैंने बताया भी है कि अकबर के समय तक तो सब कुछ ठीक चला, मुगलों और सिखों के बीच बहुत अच्छा संबंध चला, लेकिन जैसे ही जहांगीर का शासन काल आता है वहीं से सिख और मुगलों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक। वो चीज़ भी हम आपको जब मेडिएवल पढ़ाएंगे और उसमें मुगल पढ़ेंगे हम लोग तो वो चीज़ देखेंगे बहुत अच्छे से। थोड़ा सा आपको एक काम करना होगा कि आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। और पेशेंस इसलिए रखना होगा क्योंकि आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छी चीज़ों को कंटेंट बेस सीख रहे हैं, और मेरा प्रयास होगा कि एक कहानी के तरीके से जो भी फैक्ट्स हैं वो आप तक पहुंच जाएं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगला काम क्या होता है कि फर्रुखसिर के साथ एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि फर्रुखसिर को के पैर में एक घाव था, ठीक है, घाव था, और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा इलाज चल चुका था, लेकिन कोई भी फायदा उसको नहीं था। इसी दौरान आपको पता है कि धीरे धीरे ब्रिटिश हमारे यहाँ पहुंच भी रहे थे, ठीक। ब्रिटिश का ही एक डॉक्टर था, ठीक है, और इस डॉक्टर का नाम था विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने क्या किया कि आया फर्रुखसिर साहब का खूब बढ़िया से सर्जरी करा, जो उनके पैर में फोड़े थे उनका, और फर्रुखसिर पूरे अच्छे तरीके से चंगा हो गया, यानी फर्रुखसिर ठीक हो गया। अब जब फर्रुखसिर ठीक हो गया तो फर्रुखसिर क्या हुआ, इन पे खुश हो गया, किस पे, अंग्रेजों पे, और खुश होकर के इसने एक स्वर्णिम फरमान जारी किया। क्या किया,
इसने स्वर्णिम फरमान जारी किया। अब स्वर्णिम फरमान क्या होता है, ठीक है, तो उस स्वर्णिम फरमान में फर्रुखसियर ने कहा कि ब्रिटिश को पूरे बंगाल में, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, इस वर्ड पे आप ध्यान देंगे कि फर्रुखसियर ने कहा कि ब्रिटिशर्स को पूरे बंगाल में व्यापार करने के लिए छूट है, यानी कि ब्रिटिशर्स पूरे बंगाल में बिना किसी प्रकार का टैक्स दिए हुए व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा छूट दिया किसने, फर्रुखसियर ने। क्यों, क्योंकि उसके जो फोड़े थे उसकी इलाज करी थी अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने, और इसी बात से खुश होकर के उसने ये फरमान जारी किया था। और इसी फरमान को, यानी इसी फर्रुखसियर के स्वर्णिम फरमान को ब्रिटिश ने अपना मैग्ना कार्टा कहा, क्योंकि ब्रिटिश के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट यही हो गया, जो वो करना चाहते थे हमारे यहाँ, वो उनको यहां से मिल गया। अब मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, और इस स्वर्णिम फरमान के तहत उनको क्या मिला, अधिकार पत्र ही मिला, ठीक। तो ब्रिटिश मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो फर्रुखसियर का जो स्वर्णिम फरमान है वही ब्रिटिश मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। या फिर मैग्ना, एक दो प्रश्न यहां से, मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है, तो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, ठीक है। किस मुगल शासक ने स्वर्णिम फरमान जारी करा, तो ये किसने जारी किया था, सबसे पहले फर्रुखसियर ने, ठीक है। या फिर संपूर्ण बंगाल पर बिना कर दिए अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट किसने दी, फर्रुखसियर ने। तो इस तरीके के प्रश्न बनाए जाएंगे आपसे। अब अगला देखते हैं, इधर फर्रुखसियर ने एक चीज और भी देखा कि जब मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि मैं कोई अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूं, तो उस स्थिति में जो सैयद ब्रदर्स थे जिसने कि फर्रुखसियर को शासक बनाने में बहुत बड़ी मदद की थी, ठीक, इन्होंने क्या करा कि रोक टोक करने लगे। तो फर्रुखसियर को लगा कि मैं शासक हूं और मेरे ही काम में रोक टोक हो रहा है। अब इस चीज को देखते हुए फर्रुखसियर ने क्या करा, इसने ये करा कि देखा कि अरे जो सैयद ब्रदर्स थे उनका तो प्रभाव जनता के ऊपर बढ़ता जा रहा है। फर्रुखसियर ने सोचा कि क्यों ना ये मेरे भी काम में टांग अड़ा रहे हैं और जनता पे इनका प्रभाव भी बढ़ रहा है, इनको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। अर्थात फर्रुखसियर ने सैयद ब्रदर्स की हत्या कराने की सोची, ठीक है। अब यहां पे ये हुआ कि इस विचार को सैयद ब्रदर्स पहले ही समझ गए। सैयद ब्रदर्स को यह बात पता चल गया कि फर्रुखसियर हमारी हत्या कराना चाहता है, और ठीक बाजी उल्टा पड़ गई। तुरंत सैयद ब्रदर्स ने करा क्या कि मराठा पेशवा जो थे उस समय, इन लोगों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। और मराठा शासन में पेशवा को, यानी जो प्रधानमंत्री का पोस्ट था वही पेशवा कहलाता था। जैसे मुगल में वजीर जो है वो प्रधानमंत्री है, ठीक उसी तरीके से मराठा में जो पोस्ट पेशवा का था वो प्रधानमंत्री के इक्वल था, ठीक है। और उस समय मराठा पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। तो सैयद ब्रदर्स ने मराठा पेशवा के साथ संधि करी, ठीक है, और इन्होंने कही कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, और उस संधि को क्या नाम दिया गया, दिल्ली की संधि। क्या नाम दिया गया, दिल्ली की संधि। कब हुआ, 1719 ईस्वी में, ठीक है। और इसी संधि के तहत क्या कर दिया गया, फर्रुखसियर की हत्या करा दी गई। किसके द्वारा, सैयद ब्रदर्स के द्वारा। किसके सहयोग से, मराठा पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से, ठीक है। अर्थात इस तरीके से एक और मुगल बादशाह की कहानी खत्म हो गई, यानी फर्रुखसियर भी निकल लिया। अब फर्रुखसियर निकल लिया, राजतंत्र है तो उन्हीं के परिवार से कोई अगला आएगा, ठीक है। अगर आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक बात याद होगा कि आपने ये नाम ध्यान दिया होगा, क्या, रफी उस शान, ठीक है। अब ये रफी उस शान कौन था, ये जानने के लिए आप पीछे वाला वीडियो इसलिए देखिए क्योंकि वहां से आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। इन लोगों के नाम टिपिकल होते हैं, और जब तक आप एक सीक्वेंस में नहीं देखेंगे किसी एक वीडियो को देखने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको बता भी सकता हूं इतने देर में कि रफी उस शान कौन था, लेकिन नहीं, आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि ये 4 भाई थे और चारों भाई का प्रॉपर नाम क्या था, क्योंकि नाम से ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में है क्या, कहानी, और कहानी किसके लिए होगा, आदमी के लिए। आदमी का क्या होगा, नाम होगा, ठीक। तो ध्यान देंगे कि जो रफी उस शान था, इसी का पुत्र है रफी उद दर्जात। कौन है, रफी उद दर्जात,
ठीक है, चूंकि ये लोग तो मारे जा चुके थे पहले ही। रफी उद दर्जात जो इनका पुत्र था, यही अगला मुगल बादशाह बनाएगा। ये भी किसके द्वारा बनाया गया? तो इन्हीं सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियर की हत्या भी कराई और रफी उस शान को अगला मुगल बादशाह भी बनाया। लेकिन ये बात अच्छा नहीं लगा किसको? यहां एक चीज ध्यान दे देंगे, ठीक है, कि यहां पे क्या हुआ कि रफी उद दर्जात को अगला मुगल बादशाह बनाया गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि जो रफी उद दर्जात था, इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसको टीबी की बीमारी थी, यानी ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक है, और इसी टीबी की बीमारी की वजह से ये मात्र 3 महीने 4 दिन तक शासन करके लुढ़क गया, यानी कि इसकी मौत हो गई। और इस तरीके से इससे क्या प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जाम में? तो एक प्रश्न बन सकता है सिर्फ, और वो ये प्रश्न बनेगा कि सबसे कम उम्र तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन रहा? तो सबसे कम उम्र तक शासन करने वाला मुगल बादशाह रहा रफी उद दर्जात। कौन रहा? रफी उद दर्जात। ठीक है, और रफी उद दर्जात से क्या प्रश्न बनेगा? तो एकमात्र प्रश्न कि ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह, मात्र 3 महीना 4 दिन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 95-96 दिन तक शासन इसने करा। ठीक है, अब एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसकी भी मृत्यु हो गई, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, यानी फर्रुखसियर भी चल गया और रफी उद शान का बेटा रफी उद दर्जात भी निकल लिया। ठीक है, अब अगला शासक कौन बनेगा? तो जब अब तक शासक बनाने का काम सैयद ब्रदर्स कर रहे थे, तो वो तो इतनी आसानी से काम छोड़ेंगे नहीं कि मैं छोड़ देता हूं कोई और बना दे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो सैयद ब्रदर्स थे वो चाहते थे शासक बनाना किसको? रफी उद दर्जात के छोटे भाई रफी उद दौला को। किसको? रफी उद दौला को। अब रफी उद दौला क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रफी उद दौला से एक प्रश्न बन सकता है, ये जो रफी उद दौला है ये शाहजहां द्वितीय के नाम से शासन किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहजहां द्वितीय को निम्न में से किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, या फिर निम्न में से कौन सा शासक शाहजहां द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बना? तो वो था रफी उद दौला। ये एक ही प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां प्रॉब्लम क्या हुआ कि सैयद ब्रदर्स चाहते थे शासक बनाना रफी उद दौला को, और इधर जो निकोसियर था, अब निकोसियर कौन था? तो सबसे पहले आपने नाम सुना था औरंगजेब का, और औरंगजेब का ही बड़ा बेटा कौन था? मोहम्मद अकबर। ठीक है, कौन? मोहम्मद अकबर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, औरंगजेब के कुल कितने बेटे थे? 4। ठीक है, और 5 बेटे थे। कितने थे? 5, जिसमें से कि औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह करके और मोहम्मद अकबर भाग करके आया था कहाँ पे? मराठाओं के पास, और फिर वहां से भाग के निकल गया कहाँ? काबुल, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के जीते ही इसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इसी मोहम्मद अकबर का बेटा था कौन? निकोसियर। यानी औरंगजेब के बड़े पुत्र मोहम्मद अकबर का बेटा कौन था? निकोसियर। और ये चाहता था कि मैं शासन करूं। प्रॉब्लम क्या हुआ कि निकोसियर ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, कब? 1719 ईस्वी में। ठीक है, और इसने विद्रोह करके खुद को आगरा का स्वतंत्र शासक घोषित किया। कहा कि मैं आगरा का स्वतंत्र शासक हूं। कब? इनकी मृत्यु के बाद, यानी रफी उद दर्जात की मृत्यु के बाद। ये बात जब पता चली किसको? सैयद ब्रदर्स को, तो इनको कैसे अच्छा लगता? नहीं लगता। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आया और इसके विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, अब इनके विद्रोह को दबाया और किसको अगला शासक बनाया? तो मैंने अभी अभी उसका नाम आपको बताया, वो रफी उद दर्जात के छोटे भाई थे। कौन? रफी उद दौला। और रफी उद दौला को अगला शासक बनाया। लेकिन किस्मत इसकी भी खराब थी कि इसको हुआ अतिसार रोग, और अतिसार रोग से चल बसा कौन? रफी उद दौला अर्थात शाहजहां द्वितीय। ठीक है, तो इस तरीके से शाहजहां द्वितीय अर्थात रफी उद दौला की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब अगला शासक हमें फिर से चाहिए था, तो अगला शासक किसको बनाया जाए ये भी डिसाइड कौन करता है? अब तक करते आ रहे थे कौन? सैयद ब्रदर्स। प्रभाव उन्हीं का था मुगल पे,
तो वही अगला भी डिसाइड करते। तो उन्होंने ही डिसाइड करा, किसने, सैयद ब्रदर्स ने, कि एक काम करते हैं कि जो जहान शाह है, अब जहान शाह कौन है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इसीलिए कह रहा हूं एक सीक्वेंस डेवलप कीजिए, ठीक है। और अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपको एक कनेक्टिंग कहानी पता चलता चलेगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो जहान शाह है, ठीक है, इसी जहान शाह का पुत्र था कौन, रोशन अख्तर। कौन था, रोशन अख्तर। और इसी रोशन अख्तर को सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह के नाम से, किसके नाम से, मोहम्मद शाह के नाम से अगला मुगल बादशाह बनाया। क्या किया, अगला मुगल बादशाह बनाया, ठीक है। और अगला मुगल बादशाह इस तरीके से कौन बन जाएगा, मोहम्मद शाह। और इसी मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी इतिहास में जाना गया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक, 1719 से लेकर 1748 तक, ठीक है। और इसी मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और यही वो मुगल बादशाह है जो अपने राज दरबार में भी औरतों के कपड़े पहन के भी चलाया करता था। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि जब मोहम्मद शाह शासक बना, किसके बाद, शाहजहां द्वितीय के बाद, जो कि अतिसार के रोग से मर चुका था, ठीक है। मोहम्मद शाह को किसने बनाया, तो सैयद ब्रदर्स नहीं बनाया, ठीक है। अब मोहम्मद शाह लेकिन एक चीज को बहुत अच्छे से भांप गया। क्या, सबसे पहला काम किया इसने कि मोहम्मद शाह जैसे ही शासक बना, इसने अपना वजीर सैयद ब्रदर्स को न बना के क्या किया, चिनकिलीज खां को अपना वजीर बनाया। चिनकिलीज खां को ही हम इतिहास में निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे आपके, ये समझ चुका था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है, अगर शांति से राजा रहना है तो सबसे पहला काम करना होगा कि जो ये हुसैन अली खां है और ये जो अब्दुल्ला खां है, इन दोनों को मरना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों को मरना पड़ेगा, ये दोनों हैं कौन, तो जो मैं अभी सैयद ब्रदर्स कुछ देर पहले आपको बोल रहा था, यही वो सैयद ब्रदर्स हैं। इतिहास में इन्हीं दोनों भाइयों को सैयद ब्रदर्स के नाम से जाना गया। किसको, हुसैन अली खां बड़ा भाई था और अब्दुल्ला खां छोटा भाई था। ये कहाँ कहाँ के सूबेदार थे, ये भी मैंने आपके पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया मोहम्मद शाह ने चिनकिलीज खां या फिर निजाम उल मुल्क को अपना वजीर नियुक्त किया, ठीक है। और दूसरा काम किया कि इसी चिनकिलीज खां की सहायता से हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को, यानी हुसैन अली खां को 1720 में और अब्दुल्ला खां को 1722 में हत्या करा दी। अब इसको कोई हटाने वाला नहीं था। क्यों, क्योंकि जो प्रॉब्लम थे वो यही थे, क्योंकि ये जो दोनों ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर्स जो थे, ये चाहते थे कि राजा कोई भी रहे, प्रभाव मेरा रहे। राजा थोड़ा सा भी अपना प्रभाव दिखाने का कोशिश करता था, ये लोग उनकी हत्या करा देते थे, फिर किसी और को राजा बना देते थे। इसी वजह से मोहम्मद शाह ने पहले इन्हीं लोगों को हटा दिया। दूसरा काम क्या किया कि आपने पढ़ा भी होगा कि औरंगजेब के बाद जब बहादुर शाह प्रथम आता है, ठीक है, तो वो बाकी सभी से अच्छे संबंध बनाने के लिए जजिया कर को बंद कर देता है। समाप्त और बंद दोनों दो चीजें हैं, ठीक है। उसने अपने शासन काल में क्या किया, जजिया कर पे रोक लगा दिया, ठीक। और जब आगे आप बढ़ेंगे तो जब मोहम्मद शाह के टाइम में आते हैं तो यही वो शासक है, यही वो मुगल शासक है जिसने जजिया को पूर्ण रूप से खत्म किया। जजिया क्या है, तो जजिया एक ऐसा कर है जो नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं होते थे उनको ये टैक्स देना होता था, ठीक है। तो 1720 में एक काम तो किया कि हुसैन अली खां की हत्या करा दी और दूसरा जजिया कर को पूरे तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगला काम क्या हुआ, तो ध्यान देंगे आप कि मोहम्मद शाह एक तरफ मुगल शासन में था और दूसरी तरफ आप ध्यान देंगे तो मराठा जो थे उनका उत्कर्ष काफी बढ़ रहा था। मराठा धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे थे, ठीक है। मराठा में पेशवा की प्रथा भी आ गई थी, यानी कि पहले मराठा शासक हुआ करते थे, ठीक है। अब मराठा तो रहेंगे, शासक रहेंगे, लेकिन जो
उनके बीच काम करने वाले होंगे, यानी जो टोटल पावर होगा वो किसके पास रहेगा? पेशवा के पास। ठीक है, और इसी तरह से जो पहला पेशवा बने थे वो बालाजी विश्वनाथ बने थे। ठीक है, और इसी बालाजी, ये जो पेशवा का पोस्ट था ये भी वंशानुगत था। ठीक, तो इसी बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र था कौन था? बाजीराव प्रथम, जिसको इतिहास में बाजीराव बल्लाड़ के नाम से जाना गया है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे हम कि बालाजी विश्वनाथ का पुत्र कौन? बाजीराव बल्लाड़ या फिर बाजीराव प्रथम अपने जीवन में करीब 40 युद्ध लड़ता है, लेकिन एक भी युद्ध में हार नहीं मिलती है उसे। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। अब ध्यान देंगे कि 1737 ईस्वी में, अर्थात मोहम्मद शाह के ही शासन काल के समय में, ठीक, क्योंकि इसका शासन काल है 1719 से लेकर 1748 तक, तो इसी के समय में जो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था कौन? बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम ही दूसरा पेशवा हुआ, क्योंकि पहला बालाजी विश्वनाथ और दूसरा बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो इसी बाजीराव प्रथम ने मराठा शासन को बढ़ाते हुए या फिर मराठा साम्राज्य का विस्तार करते हुए इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, और दिल्ली पर आक्रमण करके ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम ने, ऐसा इतिहासकार का मानना है कि बाजीराव प्रथम ने मराठा का विस्तार दिल्ली तक किया था, यानी कि दिल्ली के शासन तक मराठा का विस्तार किया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे, चूंकि मुगल का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही कुछ स्टेट्स जो थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे, भले ही उन पे फिर से बाद में अधिकार कर लिया गया। तो मोहम्मद शाह के समय में पूर्ण रूप से अपने आप को 2-3 जो सूबे थे वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, जिसमें एक था बंगाल। ठीक है, बंगाल का शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां। अवध का सादत खां, और हैदराबाद का जो निजाम था, जो हैदराबाद का निजाम कहलाया, वो कहलाया निजाम उल मुल्क या फिर चिनकिलीज खां। ठीक, यही वाला निजाम उल मुल्क। अब प्रॉब्लम क्या था कि मोहम्मद शाह की बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जिससे तंग हो चुका था कौन? चिनकिलीज खां। ठीक है, और यही वजह था कि बिना बताए मोहम्मद शाह को वो साउथ निकल गया और जा करके हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और वहां का पहला निजाम खुद को बताया। ठीक, तो इतनी जानकारी तो हमें ये पता चली। अब एक बात और भी ध्यान देंगे, एक यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये कि किस मुगल शासक के समय में ईरानी आक्रमण हुआ था? तो मोहम्मद शाह जो है इसी के समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह कौन था? तो ये एक ईरानी आक्रमणकारी था। ठीक है, ईरान का शासक था और ईरान में एक वंश था, कौन सा वंश? दुर्रानी वंश। ठीक है, तो उसी दुर्रानी वंश का शासक था कौन? नादिर शाह। ठीक, 1739 ईस्वी में शासनकाल किसका रहेगा? मोहम्मद शाह का ही रहेगा, क्योंकि 1719 से लेके 1748 तक शासनकाल रहेगा। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया और लड़ा। कौन सा युद्ध? करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? करनाल का युद्ध। अब ध्यान देंगे कि करनाल के युद्ध में, ठीक, ये स्टेट्स कब अलग हुए थे, इनका मैंने इसीलिए डेट नहीं डाला, आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज इसको इन डिटेल पढ़ाऊंगा स्वतंत्र राज्य में। ठीक, तो जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण किया, ठीक है, तो उस समय मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था निजाम उल मुल्क। कौन कर रहा था? निजाम उल मुल्क कर रहा था। ठीक है, तो ये करनाल का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ? मुगल सेना का नेतृत्व करता निजाम उल मुल्क और नादिर शाह यानी ईरानी शासक नादिर शाह के बीच। ठीक है, हुआ क्या कि नादिर शाह इस युद्ध में विजयी हुआ। जैसे ही विजयी हुआ, नादिर शाह के कत्लेआम से उस समय सभी लोग भयभीत होते थे। हुआ ये कि जो निजाम उल मुल्क है, इसने कहा कि ठीक है भाई, आप युद्ध जीत चुके हैं, हम हार चुके हैं, ऐसा है कि संधि कर लेते हैं। ठीक है, और एक प्रस्ताव रखा किसके सामने? तो जो नादिर शाह था उसके सामने, कहा कि आप हमसे 50 लाख रुपए ले लीजिए। कितने रुपए ले लीजिए? 50 लाख रुपए ले लीजिए और आप वापस चले जाइए। ये बात पता चल गई किसको?
तो उस समय जो अवध का नवाब था उसको, जैसे ही ये बात उसको पता चला तो उसने एक खबर भिजवाई किसके पास, नादिर शाह के पास, और कहा कि ऐसा है कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा और इसमें मैं आपकी सहायता भी करूंगा। ठीक, नादिर शाह उसकी बात मान जाता है और नादिर शाह क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए भारत से लूट करके और वापस जाता है। साथ ही साथ भारत में शाहजहां के द्वारा निर्मित, क्या, शाहजहां के द्वारा जो निर्मित क्या है, तख्ते ताउस, ठीक है, जिस पे क्या लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, उस हीरे को लेकर के और अपने साथ कहाँ जाता है, जहां से आया था, कहां से आया था, ईरान से। ठीक है, तो अपने साथ वो कहाँ लेके चला गया, ईरान। इस तरीके से जो तख्ते ताउस था वो कहाँ पहुंच गया, ईरान, और भारत का जो कोहिनूर हीरा है वो भी अब कहाँ पहुंच गया, ईरान। ठीक है, ये मैं इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा, एक समय आएगा कि वो हीरा घूम करके कहाँ कहाँ घूमता है, इन सभी चीज़ों को भी आप मेंशन करेंगे। ठीक, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हुई। अब एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देंगे कि ये जो नादिर शाह है इसकी मृत्यु हो जाती है 1747 ईस्वी में। कब, 1747 ईस्वी में। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका अगला शासक कौन बनेगा, तो इसी का सेनापति था कौन, अहमद शाह अब्दाली। कौन था, अहमद शाह अब्दाली। और यही अहमद शाह अब्दाली अगला ईरानी शासक बनता है और ईरानी शासक यानी ईरान का शासक बनता है। ठीक है, और ईरान का शासक बनने के बाद वो अपना पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में भारत पर करता है। ठीक है, और उस समय भी भारत में किसका शासन था, मोहम्मद शाह का ही था। ठीक है, तो मुगल शासक मोहम्मद शाह का समकालीन कौन कौन रहा, अहमद शाह अब्दाली भी रहा और नादिर शाह भी रहा। इस तरीके से आप भी इन चीज़ों को लिंक करें। एक बात यहाँ से और भी आइए सीखते हैं कि जो नादिर शाह था इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इसकी जो सैन्य शक्ति थी इसके लिए ये विख्यात था और यही वजह था कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह की मृत्यु 1747 में हो चुकी है। अभी मोहम्मद शाह का शासनकाल चल रहा है। ठीक है, लेकिन 1748 ईस्वी में जो मोहम्मद शाह है इसका भी मृत्यु हो गया और मृत्यु हुआ तो अगला मुगल बादशाह कौन बना, अहमद शाह। अब यहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ईरान का अगला मुगल बादशाह बना है कौन, अहमद शाह अब्दाली, जबकि मुगल शासक अगला कौन बना है, यानी अगला मुगल बादशाह कौन बना है, अहमद शाह। तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अहमद शाह कब से कब तक शासन करता है, तो ये करता है 1748 से लेकर 1754 तक, यानी 1754 तक। पहला काम कि अहमद शाह के समय में ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहला आक्रमण करता है कौन, अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में। ठीक है, और ये मोहम्मद शाह के समय में ही करता है। इसके बाद अहमद शाह का शासनकाल आता है और जो अहमद शाह अब्दाली है ईरानी शासक, वो अहमद शाह के शासन में कुल 5 बार भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, और यहां से धन लूट लूट कर वापस चला जाता है। यही वजह होता है कि इस दौरान इतना धन लूट करके चला जाता है भारत से कि इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि अहमद शाह के समय में, जो मुगल बादशाह अहमद शाह था उसके समय में सबसे ज़्यादा मुगलों की स्थिति दयनीय हो गई थी। अर्थात ऐसा भी हुआ था कि राजघराने के जो बर्तन थे सोने चांदी के, उनको भी बेचने पड़े थे। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो ये कि अहमद ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसके समय में मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा कमजोर थी, तो वो आंसर होगा आपका अहमद शाह। ठीक है, इसके बाद यहां से कोई प्रश्न बनने का कोई स्कोप नहीं बनता है। अगला बादशाह बनता है आलमगीर द्वितीय, यानी अहमद शाह के बाद किसका शासन आएगा, आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर सिर्फ और सिर्फ आलमगीर के नाम से औरंगजेब को भी जाना गया है। ठीक है, लेकिन ये मैं आलमगीर नहीं कह रहा हूं, आलमगीर द्वितीय कह रहा हूं। जिस तरीके से कुछ देर पहले मोहम्मद शाह से पहले शाहजहां द्वितीय मैंने कहा था, ठीक उसी तरीके से यहां पे भी आप ध्यान देंगे।
अब ध्यान देंगे कि आलमगीर द्वितीय का शासनकाल होता है 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक, ठीक है। और इसी के समय में आपने एक युद्ध सुना होगा, बहुत फेमस युद्ध है, कौन सा? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, ठीक है। तो 1757 ईस्वी में जब युद्ध हुआ है तो किसके शासनकाल में हुआ होगा? आलमगीर द्वितीय के, क्योंकि ये 1754 से लेकर 1759 के बीच में है, ठीक है। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो ये युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था। गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों दो चीजें हैं, ठीक है। इनको भी मैं आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप कि प्लासी का युद्ध जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, इन्हीं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से आप जान सकते हैं, और वो ये कि आलमगीर जो है वो 1759 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या कि अगला मुगल बादशाह इसी आलमगीर द्वितीय का पुत्र कौन? अली गौहर। कौन? अली गौहर। अब अली गौहर से क्या प्रश्न बन सकता है वो ध्यान दीजिए। तो देखा कि शाह आलम द्वितीय के नाम से जो मुगल बादशाह बना उसका नाम, वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो उसका वास्तविक नाम था अली गौहर। यानी जो अली गौहर है ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र है, जो अगला मुगल शासक बनेगा शाह आलम द्वितीय के नाम से। और इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये चीज आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। साथ ही साथ जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और जो कह रहा हूं कि आप इसे एक सीक्वेंस में देखें, चीज़ों को जो बीच में आते हैं उनको मैं जानबूझ के आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैंने पढ़ा है, ताकि आप वहाँ से उन चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। वहाँ पर मैंने करा क्या है कि उसको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ अगर बताऊँ तो जो वहाँ 2 मिनट में चीज़ें मैंने बताया, वहाँ यहाँ पर इसको मैं 15 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो उससे आपका नुकसान है, क्योंकि 2 मिनट की चीज़ 20 सेकंड में नहीं बताई जा सकती है। सिर्फ उसका एक कोरम मेंटेन किया जा सकता है। तो आप छात्र हैं और आपको सीखना चाहिए, और इसके लिए करना क्या होगा, आपको पीछे वाले वीडियोस को जा करके अच्छे से देखना होगा, और साथ ही साथ आप इसको लिखते भी चलें, ठीक। ऐसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।